तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को और डिटेल में इस बैंक को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम बैंक का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे और साथ साथ बैंक के इंपॉर्टेंट की रेशियोज को भी चेक करेंगे। फिर उसके बाद बैंक के पिछले 5 साल का डेटा हम चेक करेंगे कि पिछले 5 साल में बैंक के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स वगैरह में कितनी ग्रोथ आई है, जिससे बैंक के डिटेल नॉलेज मिल सके। दूसरी आपको एक बात और बता दें, ये जो हमारी वीडियो है ये हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि हम किसी कंपनी या बैंक के का फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए करें तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस बैंक का या कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और हम बात करते हैं अपने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। बात करें बैंक के प्रोफाइल की तो बैंक 2016 में स्टार्ट हुआ है और सारी ही बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस में बैंक काम करता है। साथ साथ बैंकिंग जो अदर सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे बात करें तो कार्ड्स है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट है, उस तरह की जो सारी फैसिलिटी है वो बैंक देता है। लेकिन बैंक का जो मेन काम है वो माइक्रो फाइनेंस का है। माइक्रो फाइनेंस में ज़्यादातर क्या होता है कि जो स्मॉल विलेजेस या टाउन होते हैं वहाँ पे ग्रुप लोन्स होते हैं। बहुत सारी लेडीज़ और बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटा मोटा बिजनेस अपना करना चाहते हैं, लेकिन इंडिविजुअली उनकी प्रोफाइल नहीं होती कि कोई बैंक उनको लोन दे। तो इस तरह के जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं ये उन लोगों का ग्रुप बना के और फिर उनको ग्रुप लोन प्रोवाइड करते हैं और फिर वो अपना छोटा मोटा काम करके और उससे आगे इंटरेस्ट वगैरह और लोन का जो वापस है वो पेमेंट करते हैं। अभी बात करें बैंक के बाकी सारे पैरामीटर की तो सबसे पहले चेक करते हैं बैंक का नेटवर्क। तो अभी जो Q3 2024 का जो डेटा है, यानी कि लास्ट क्वार्टर का जो डेटा आया है उसके हिसाब सारी डिटेल है ये। तो बात करें अभी बैंक के पास में 880 ब्रांचेस हैं, जो कि पिछले साल 794 थी और इस लास्ट एक ईयर के अंदर बैंक ने 86 न्यू ब्रांचेस ओपन करी हैं। तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि बैंक अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहा है, इसलिए बैंक अपनी नए नए ब्रांचेस खोल रहा है, अपने फुटप्रिंट इंक्रीज कर रहा है, जिससे ज़्यादा बैंक अपना जो बिजनेस है वो अच्छे से कैरी कर सके। और बैंक की जो भी ब्रांचेस हैं ये 26 स्टेट्स और यूटीज़ में प्रेजेंस है, इनकी काफ़ी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन बात करें तो मेनली जो ज़्यादातर इनकी ब्रांचेस हैं वो फिर भी देखें तो बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं, लेकिन वैसे देखें तो बहुत सारे स्टेट्स में अवेलेबिलिटी बैंक की ब्रांचेस की और सारी सर्विसेज की है। उसके अलावा अभी बैंक के पास में 16,316 एम्प्लॉयज़ हैं और पिछले साल के मुकाबले इस साल बैंक के एम्प्लॉयज़ भी बढ़े हैं। पिछले साल बैंक के पास एम्प्लॉयज़ थे 14,747 और अब ये हो गए हैं 16,316। तो बैंक को अच्छा फ्यूचर अपने बिजनेस का दिखाई दे रहा है, अच्छे से बैंक इन्वेस्ट कर रहा है, ब्रांचेस भी खोल रहा है और एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पे देखें तो बड़े हैं बैंक के। तो क्लियर साइन है कि बैंक को लग रहा है कि हाँ फ्यूचर अच्छा है। और बैंकिंग वैसे भी देखें तो बिना बैंकिंग सिस्टम के कोई भी इकोनॉमी चल नहीं सकती है और जो स्मॉल फाइनेंस को ये सारे RBI ने लाइसेंस दिया है, इनमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ का पोटेंशियल है और उसी हिसाब से ये बैंक भी काम कर रहा है। उसके बाद करें बैंक के एसेट्स या लोन की। अब जो बैंक लोन देता है वो उसके लिए एसेट्स होती हैं, वो उसको एसेट काउंट करता है। क्यों काउंट करता है कि वो पैसा देता है और वहाँ से उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो सारा उसका एसेट होता है। वो पैसे भी उसको वापस मिलने और इंटरेस्ट मिलना है तो वो होगी उसकी एसेट्स। इसलिए यहाँ पे देखोगे तो कॉलम में एसेट्स लिखा हुआ है। एक इंडिविजुअल के लिए वो लायबिलिटी होती है कि उसको पैसा वापस करना है, इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन बैंक को पैसा वापस मिलना होता है और इंटरेस्ट भी मिलना होता है, तो इसलिए वो बैंक उसको एसेट काउंट करता है। तो यहाँ देखें तो अभी बैंक के पास में जो एसेट्स या बैंक ने जो लोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो हैं 16,407 करोड़। और यहाँ देखें तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 31% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ बैंक के लोन्स में आई है। पिछले साल बैंक के जो लोन थे इसी लास्ट थर्ड क्वार्टर के वो थे 12,543 करोड़ और अब ये बैंक के पास में हो गए 16,407 करोड़। तो जैसे जैसे बैंक का लोन बढ़ेगा वैसे वैसे उसका इंटरेस्ट का इनकम बढ़ेगा। तो क्लियरली बैंक अच्छे से अपना बिजनेस को यहाँ पे इंक्रीज कर पा रहा है, ये डेटा हमें बता रहा है। ऐसी बात करें तो 35% सिक्योर्ड लोन भी हो गए टोटल लोन में, जबकि पिछले साल ये 28% थे। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या है, जिसके अगेंस्ट कोई चीज़ गिरवी रखी जाती है, जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, गोल्ड लोन है। इस तरह के लोन क्या है, सिक्योर्ड लोन है कि अगर कल को पैसा नहीं देगा तो उसके एसेट बेच के बैंक पैसा रिकवर कर लेगा। तो अगर सिक्योर्ड लोन किसी भी बैंक के प्रोफाइल में ज़्यादा है तो मतलब वो सेफ है, उसका पैसा ज़्यादा मरने के चांसेस नहीं है। उसके बाद करें बैंक की लायबिलिटी प्रोफाइल या बैंक के डिपॉजिट्स की। अब डिपॉजिट लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि जो कस्टमर से अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, वो पैसा उस बैंक को वापस करना है उन लोगों को और उस पर इंटरेस्ट भी पे करना है, तो वो बैंक के लिए एक लायबिलिटी होती है। इसलिए आप देखें तो लायबिलिटी काउंट हो रही है बैंक के उसमें। लेकिन ये अच्छी लायबिलिटी है। क्यों अच्छी लायबिलिटी है उसकी बात करते हैं। तो अभी बात करें पहले नंबर्स की, तो 15,111 करोड़ के बैंक के पास में डिपॉजिट हैं जो लोगों ने जमा कराए हैं अपने पैसे और 17% की ग्रोथ पिछले एक साल में इसके अंदर आई है। पहले 12,847 करोड़ थे पिछले साल में और अभी हो गए 15,111 करोड़। तो काफ़ी अच्छे से बैंक के डिपॉजिट भी इंक्रीज़ हुए हैं। अब डिपॉजिट इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि लोगों का विश्वास इस बैंक के ऊपर है कि हाँ ठीक है, हम अपना पैसा जमा कराएंगे तो सेफ रहेगा, इंटरेस्ट भी अच्छा मिल रहा होगा, तभी बैंक यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो पैसा जमा कर पा रहा है। अब क्योंकि लोग पैसा जमा कराते हैं बैंक के पास में और उसी पैसे को वो आगे लोन पे देते हैं, तो इसलिए गुड लायबिलिटी है
केवल लोगों से सस्ता पैसा लेते हैं, सेविंग अकाउंट में कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, और वहाँ से पैसा लेके आगे जब वो लोन देते हैं तो उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। तो अगर डिपॉजिट बैंक का अच्छे आ रहे हैं तो मतलब उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हो सकता है। उसके बाद करें बैंक की कासा प्लस रिटेल टर्म डिपॉजिट की, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। 68% बैंक के पास में जो पैसा है वो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और रिटेल के थ्रू आया हुआ, रिटेल टर्म डिपॉजिट। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना होता। अगर बाहर से किसी और बैंक से या किसी और से अगर बैंक लोन लेगा तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अपने कस्टमर से जो बैंक यहाँ पैसा ले रहा है तो वो काफ़ी सस्ते प्राइस में मिलता है कंपेरिजन में दूसरी मार्केट से। तो सब देखें तो 68% का अगर कासा और रिटेल है तो ये भी अच्छा नंबर है कि बैंक काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उसको मिल रहा है, और आगे वो देगा तो बट ऑब्वियसली उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे देखें तो कॉलम बना हुआ है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसके बारे में हम भी डिटेल में आगे बात करेंगे। ये सिर्फ Q3 के रिजल्ट्स हैं तो वो छोटे छोटे नंबर दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंपैरिजन नहीं आ सकता। जब हम पूरे पिछले 5 साल का डेटा चेक करेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगला देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बैंक का बहुत ही बढ़िया कैपिटल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल एक्सीलेंट। अगर मैं कहूँ तो नंबर्स की बात करें तो कैपिटल प्लस रिजर्व मिला के अभी बैंक के पास में है 2808 करोड़, जबकि पिछले साल ये 1863 करोड़ थे। तो इसमें लगभग 1000 करोड़ की बैंक ने कैपिटल और रिजर्व अपनी इंक्रीज करी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद करें CRAR यानी कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशो, या फिर इसको नॉर्मल बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। ये हमें ये बताता है कि बैंक के पास कितना पैसा अवेलेबल है, कि बैंक ने ऐसा तो नहीं सारा लोन बांट दिया और अपने पास पिछले कुछ पैसा बचा नहीं है और अगर उसके लोन में डिफॉल्ट हो गए तो बैंक खुद ही डूब जाए। नहीं, बैंक का यहाँ पे जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो आ रहा है वो आ रहा है 23.2% का। मिनिमम 12% RBI ने सेट किया हुआ है कि 12% कम से कम एडिक्वेसी रेशो होना चाहिए। उससे ज़्यादा किसी बैंक का है तो उसको अच्छा मान जाता है। जितना ज़्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होगा उतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन बैंक होगा, उतने ज़्यादा वो लोन बांट सकता है, उसके बाद उतना ज़्यादा पैसा अवेलेबल है लोन देने के लिए, ये हमें इंडिकेट करता है। तो 23.2% का है और इसमें देखें तो इंप्रूवमेंट आई है। पिछले साल 20.4% था, अब ये 23% हो गया है। तो अच्छे से बैंक के पास पैसा अवेलेबल है, वो अपने और ज़्यादा लोन देके और ज़्यादा ग्रोथ अपने जो बिजनेस है उसके अंदर कर सकता है। ये रेशो में क्लियरली बता रहा है। उसके बात करें ROAA यानी कि रिटर्न ऑन एवरेज एसेट, या नॉर्मली इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन एसेट। ये भी बैंक का बहुत बढ़िया है, 2.3% का आया अभी लास्ट जो डेटा है, और उससे पहले 2.2% था। तो इसमें भी ग्रोथ आई है। बात करें तो रिटर्न एसेट जो होता है वो बैंक के केस में कम से कम 1% होना चाहिए, और अगर किसी बैंक का 2% उससे ज़्यादा तो उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है कि अपने जो एसेट्स हैं उसको बैंक अच्छे से यहाँ पे यूज़ कर पा रहा है। तो यहाँ पे देखें तो 2.3% का जो आया रिटर्न ऑन एसेट, ये बहुत ही बढ़िया नंबर है। यानी कि बैंक काफ़ी अच्छे से अपनी एफिशिएंसी है उसकी, जो ऑपरेशन के खर्चे सब चीज़ें करके सारा पैसा अच्छे से कमा पा रहा है, ये हमें क्लियर ये चीज़ें बताती हैं। उसके बात करें ROAE यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको भी वही बोलते हैं रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी या रिटर्न ऑन इक्विटी नॉर्मल। तो ये भी अच्छा है बैंक का, 16.9% 17% के आसपास आ गया। ये पिछले साल में कम जरूर हुआ है 3-4%, लेकिन 17% भी काफ़ी अच्छा नंबर है। 15% उससे ज़्यादा किसी भी कंपनी या बैंक का ROE है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है कि बैंक के साथ जो इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक उसके पैसे ऊपर काफ़ी अच्छी रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो 17% का यहाँ पे देखें तो कम जरूर हुआ है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा नंबर है। तो जैसे हमने पहली बात की थी कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है बैंक का बहुत ही बढ़िया है, तो इससे क्लियर पता लग रहा है कि बैंक अपने पैसों को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा है। जो रिटर्न के यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, और बैंक के पास में पैसा भी अच्छे से अवेलेबल है, और वो और ज़्यादा लोन देके अपना बिजनेस कर सकता है। तो जैसे हम बात की थी पहले कि ब्रांचेस बढ़ाई हैं, तो खाली ब्रांचेस बढ़ाने से नहीं होगा, पैसा भी होना चाहिए लोन देने के लिए, तभी तो बैंक इंटरेस्ट कमाएगा। तो पैसा भी अच्छे से अवेलेबल है और बिजनेस को वो ब्रांचेस के थ्रू इंक्रीज भी कर रहा है। फिर बात करते हैं एसेट क्वालिटी की। एसेट क्वालिटी का मतलब क्या है कि ठीक है बैंक लोन तो बांट रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि बैंक पैसा बांटा जा रहा है और रिकवरी नहीं हो रही है। गंदी प्रोफाइल वाले लोगों को लोन दे दिया, वो पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, पैसा डूब गया, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वो चीज़ एसेट क्वालिटी से चेक होती है। उसके अंदर 2 पैरामीटर होते हैं, ग्रॉस NPA और नेट NPA। ग्रॉस NPA का मतलब क्या है कि एक्चुअली जो पैसा जो है वो टोटल पैसा, कि हाँ भी ठीक है मान लो 100 करोड़ बैंक ने लोन दिया और 3% की ग्रॉस NPA है, मतलब 3 करोड़ रुपया उसका फंसा हुआ है जहाँ उसको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो वो होता है ग्रॉस NPA। यहाँ पे देखें तो 3% का बैंक का ग्रॉस NPA आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है 3% पैसा बैंक का फंसा हुआ है जिसको इंटरेस्ट को नहीं मिल पा रहा है। तो पिछले साल में चेक करें तो पिछले साल 3.6% था, तो अब 3%, तो इसमें इंप्रूवमेंट आई है। और 3% की बात करें तो ये एक तरह से कंट्रोल NPA, बहुत ज़्यादा NPA बैंक के नहीं है। 3% इतना तो लगभग सारे ही बैंक के पास में है ही है, 2-3% के आसपास का ग्रॉस NPA लगभग सारे बैंक को है। उसके बात करें नेट NPA की, नेट NPA आ रहा है 0.19%, ये कंट्रोल है काफ़ी अच्छे से, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा NPA यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इसमें देखें तो पिछले साल 0.72% था और इसमें भी इंप्रूवमेंट आई है। तो बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वहाँ देखें तो अच्छी है और उसमें इंप्रूवमेंट ही आई है। तो कुल मिलाकर हम बात करें यहाँ पे जो हमने सारे पैरामीटर बैंक के चेक करे हैं, तो बहुत ही अच्छा बैंक का प्रोफाइल है। बैंक के ग्रोस एडवांसेस, ग्रोस लोन, सब चीज़ें इंक्रीज हुई हैं, और साथ साथ कैपिटल
जो स्ट्रक्चर था वो भी मैंने चेक करा, वो भी काफ़ी अच्छा है और ब्रांचेस भी बैंक ने अपनी इंक्रीज़ करे हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंक का जो आज की डेट में बिजनेस प्रोफाइल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अब हम चेक करते हैं बैंक का लोन पोर्टफोलियो कि बैंक ने जो लोन दिए हैं वो कौन कौन सेक्टर में है, वो डाइवर्सिफाइड है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि एक ही सेक्टर में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो, मान लो एग्रीकल्चर में है या फिर होम लोन में है। अगर उस सेक्टर में क्राइसिस आ गया तो बैंक के एनपीएस इंक्रीज हो सकते हैं। तो किसी बैंक का जो लोन प्रोफाइल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उसको सारे सेक्टर से थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर मिले और अगर एक दो सेक्टर में कोई प्रॉब्लम भी हो तो बहुत ज़्यादा बैंक के ऊपर यहाँ पे देखें तो एनपीएस इंक्रीज ना हो। और यहाँ देखिए बैंक का जो सारा प्रोफाइल है, तो जैसे हमने बात की थी, बैंक ने 16,407 करोड़ रुपए का जो लोन है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो उसमें सबसे ज़्यादा बैंक का 10,000 करोड़ के आसपास जो लोन है वो माइक्रो बैंकिंग लोन है 61%। और यही मेन का बैंक का काम भी है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि छोटे छोटे गांव और कस्बों में जाके जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं जिनको कोई बैंक ज़्यादा लोन नहीं देता, उन लोगों को लोन देते हैं। तो 61% वहाँ का एक्सपोजर है और ये इस बैंक की प्रोफाइल के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा होलसेल लैंडिंग जो है वो 11% की है, रिटेल लोन एमएसएमई को दिए वो 13% है, हाउसिंग लोन 4%, कॉमर्शियल व्हीकल और जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए 5% का एक्सपोजर लिया हुआ है, अदर्स में 6% है, अदर्स में लोन अगेंस्ट एफडी है, गोल्ड लोन वगैरह उसमें वो 6% के हैं। कुल मिलाकर बात करें तो काफ़ी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोफाइल है, सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही सेक्टर पर ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो कुल मिलाकर बात करके देखें तो अच्छे से बैंक के लोन भी डाइवर्सिफाइड हैं और ये भी अच्छा पॉइंट है कि बैंक सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करके चल रहा है। और अभी तक तो हमने अच्छे से चेक कर लिया कि बैंक का करंट प्रोफाइल क्या चल रहा है, अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से क्या बैंक के फाइनेंसिस के रेशियोज हैं, क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ हम चेक कर ली और वो अच्छी थी, हमने अच्छे से देख लिया। अब हम देखते हैं पिछले 5 साल का डेटा कि पिछले 5 साल में बैंक के फाइनेंशियल्स में क्या दिखाई दे रहा है हमें, क्या उनके लोन्स में, डिपॉजिट में कितनी कितनी कैसे कैसे ग्रोथ आई है, और उस समय और ज़्यादा डिटेल बैंक के बारे में मिलेगी। और यहाँ देखिए पिछले बैंक के पिछले 5 साल का डेटा, तो सबसे पहले हम पैरामीटर चेक करते हैं बैंक के डिपॉजिट्स। यहाँ देखिए तो 2019 में बैंक के पास में 3,800 करोड़ के आसपास के डिपॉजिट थे, जो कि अब काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ होकर 2023 में 13,710 करोड़ हो गए। तो बात करें तो बैंक के डिपॉजिट जो हैं वो पिछले 5 साल में 3 गुने हो गए। अब 3 गुने होने का मतलब क्या है कि अच्छे से लोगों को इस बैंक पर भरोसा है, इसलिए अपना पैसा इस बैंक के पास जमा करा रहे हैं, प्लस बैंक की मार्केटिंग भी अच्छी होगी, ब्रांच का नेटवर्क अच्छा है, बैंक अपने बिजनेस को इंक्रीज़ कर रहा है। ये हमें क्लियर डेटा बता रहा है कि ठीक है 4,000 करोड़ से 13,710 करोड़ का सफ़र जो है वो बैंक ने पिछले 5 साल में यहाँ पे किया है। तो काफ़ी अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड जो है वो बैंक अपना बिल्ड कर पाया है, इसलिए लोगों का भरोसा जीत के यहाँ पे पैसा उनको डिपॉजिट लोगों ने करवाया है। उसके बात करें एडवांसेज या लोन के, बैंक ने कितने पिछले 5 साल में लोन दिए हैं, तो सेम देखें तो 2019 में 4,668 करोड़ के लोन थे बैंक ने जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और अब ये हो गया 13,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ देखें तो लोन भी लगभग 3 गुने हो गए हैं। लोन बढ़ाया है और इंटरेस्ट उसका मार्जिन बढ़ा है, तो बैंक क्लियरली अच्छा मार्जिन कमा पाएगा। जैसे जैसे पैसा बैंक ले रहा है वैसे वैसे ही आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देखें तो 13,000 करोड़ के आसपास के डिपॉजिट थे और 13,000 करोड़ ही लोन दे दिया बैंक ने। जितना पैसा है वो उसको काम पे लगा रहा है, ऐसा नहीं कि अपने पास रख के बैठा है, सारा का सारा डिपॉजिट आया और उसको अच्छे से यहाँ पे उन्होंने बैंक ने आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इंटरेस्ट काफ़ी अच्छे से बैंक कमा पा रहा है। उसके बाद करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, जैसे हम बात करें तो 3 गुने ही एडवांसेज हैं, 3 गुने ही डिपॉजिट हैं, तो यहाँ देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम भी 3 गुनी हो गई है। 500 करोड़ के आसपास की यहाँ पे इनकम थी 2019 में और अब 1,529 करोड़ हो गया 2023 में। तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि बैंक सारे पैरामीटर पे काफ़ी अच्छे से यहाँ परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, जैसे नाम से पता लग रहा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब कि किस रेट पे पैसा लिया अपने डिपॉजिटर से या और लोगों से और किस रेट पे आगे दिया, उसका जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और यही बैंक की असली कमाई होती है। यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल में 8.25%, फिर 8.01%, 7.34 और 8.29% 2023 में, तो लगभग जो एवरेज बैंक की आ रही है नेट इंटरेस्ट मार्जिन की वो 8% की आ रही है, और ये काफ़ी अच्छा नंबर है। इससे क्लियर पता लग रहा है कि बैंक सस्ता पैसा लेता है अपने कस्टमर से और आगे अच्छे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देता है, इसलिए बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छा है। और वैसे ही बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इनके इंटरेस्ट रेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं लोन के, क्योंकि उन लोगों को लोन देते हैं जिनको ज़्यादातर लोग लोन देना नहीं चाहते हैं, तो उनकी प्रोफाइल थोड़ी लो होती है। तो अगर उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे थोड़ा लोन मिलता है तो वो लोग लेने को तैयार हो जाते हैं, और इसलिए बैंक के अच्छे नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे हम दिखाई दे रहे हैं। उसके बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 94 करोड़ का नेट प्रॉफिट था 2019 में, और यहाँ देखें तो 405 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया 2023 के अंदर, तो ये भी 4 गुना हो गया है। तो सारे ही पैरामीटर की हम बात करें, बार बार जब बात करें, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई है बैंक ने। नेट एनपीए की बात करें तो 2019 में 0.12% थे, और फिर बीच में 2021-2022 में काफ़ी इंक्रीज़ हो गए 1.33%, 2.31%, लेकिन फिर से देखें तो 2023 में फिर से कम हो गए 0.39। तो कंट्रोल्ड है बैंक के एनपीए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बैंक के एनपीज़ हैं। तो कुल मिलाकर देखें
तो फाइनेंशियल हेल्थ जो बैंक की है वो काफ़ी अच्छी है, पुराना डेटा ही बढ़िया है और करंट प्रोफाइल देखी थी वो भी अच्छी है। तो कुल मिला के बात करें तो सारे पैरामीटर कंपनी जो बैंक है उसमें सब में ग्रोथ आई है। तो इस तरह से हम बात करें तो बैंक का हमने करंट प्रोफाइल भी देख लिया और बैंक के पिछले 5 साल का डेटा भी देख लिया। तो उसको चेक करके बिल्कुल क्लियरली और स्ट्रांगली मैं कह सकता हूँ कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है, सारे पैरामीटर बढ़िया हैं, सब चीज़ अच्छी हैं और बिजनेस भी अच्छा है और साथ साथ फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर बात करें, अगर आप अपना पैसा इस बैंक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। और दूसरा, अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो बिल्कुल इन्वेस्टर रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे पैरामीटर बढ़िया हैं। तो काफ़ी अच्छे से आपको आने वाले टाइम में ग्रोथ बैंक में दिखाई मिल सकती है। अब बात करते हैं बैंक की करंट शेयर प्राइस की। तो आज में जो करंट शेयर प्राइस है वो 60 रुपये के आसपास चल रहा है, यानी कि कम अमाउंट का शेयर है। तो अगर कोई कम पैसा भी इन्वेस्ट करना चाहेगा, मान लो 6,000 ही करने, किसी को 60,000 ही करने हैं, तो उसको अच्छे खासे नंबर्स में शेयर्स मिल जाएंगे। और बात करें तो अभी जुलाई 2023 में बैंक का IPO आया था, तब इसका 25 रुपये के आसपास का रेट था। तो उस हिसाब से काउंट करें तो डबल से भी ज़्यादा प्राइस हो गया पिछले 1 साल के अंदर। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है बैंक ने शेयर प्राइस में भी और अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो उस हिसाब से बात करें तो बिल्कुल अगर आप इन्वेस्टमेंट देखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन फिर बात है कि हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आपको इस बैंक में इन्वेस्ट करना ही करना है। आप अपने थोड़ा होमवर्क कीजिए, अपना जो रिस्क प्रोफाइल है उसको चेक कीजिए। और सीधी बात है, किसी भी बैंक में या किसी कंपनी में अगर अपने पोर्टफोलियो का बहुत ज़्यादा अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप वैसे ही रिस्क में आ जाते हैं। अगर हम बात करें तो 5-7% से ज़्यादा, 10% मैक्सिमम मान के लीजिए, उससे ज़्यादा किसी भी एक सिंगल कंपनी में अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर 5-7% तक है तो अगर उसमें कुछ दिक्कत भी आएगी तो 5-7% तक का ही लॉस होगा, उसको हम कैटर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अगर एक्सपोजर किसी भी कंपनी में ले लेंगे तो वैसे ही हाई रिस्क हो जाता है, चाहे वो प्राइस सस्ता हो महंगा, जो भी चीज़ हो, कंपनी अच्छी हो खराब है, वो आने वाले टाइम में क्या हो किसी को नहीं पता। तो उस हिसाब से बात करें तो कंपनी अच्छी है, बैंक अच्छा है, सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन फिर भी अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करके ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोचिए। तो इससे बात करें तो बैंक के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।